उसी समय मैजिक टावर के प्रशासनिक कक्ष में सभी प्रोफेसर छात्रों की निगरानी कर रहे थे। उनमें वेंसी मॉर्ग भी शामिल था। सिस्टम द्वारा दिखाए गए डेटा के अनुसार प्रतिभागियों की वर्तमान स्थिति से पता चला कि शुरू करने वाले 400 में से केवल 149 जीवित बचे थे। इन बचे हुए लोगों का वितरण इस प्रकार था। मैजिक टावर में 46 थे, बूट कैंप वरंगियन में 45 थे, मासिरा में 35 थे और कोलोसियो अकादमी केवल 23 के साथ सबसे पीछे थी। बूट कैंप वरंगियन के जनरल का ध्यान पहाड़ के होलोग्राम पर केंद्रित था और उसके चेहरे पर एक अभिमानी मुस्कान फैल गई। उनकी संतुष्टि कोलोसियो अकादमी के छात्रों के कारण थी, जो पहले से ही संख्या में कम थे। उन्हें एक गंभीर झटका लगा था। होहेनहेम ने अभी-अभी अपने प्रथम वर्ष के छात्रों को सामूहिक रूप से समाप्त किया था। मासिरा के निर्देशक हिप्पोलिट ने उसकी ठुड्डी को छूना शुरू किया और मुस्कुराते हुए कहा कि होहेनहेम बहुत प्रभावशाली लग रहा है। मैजिक टावर के मालिक ब्लू व्हेल ने अपनी दाढ़ी को सहलाना शुरू किया, अपना हाथ बढ़ाया और यह देखकर खुशी से फूले नहीं समाये कि घमंडी होहेनहेम ने आखिरकार अपना असली रूप दिखा दिया है। उनके अनुसार कोलोसियम अकादमी को इस टूर्नामेंट में कोई भी किस्मत नहीं मिली। वेंसी मॉर्ग ने चुपचाप जमीन की ओर देखना शुरू कर दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ब्लू व्हेल का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसने उत्सुकता से पूछा कि वेंसी मॉर्ग इतनी गहराई से क्या सोच रहा था। खोई हुई निगाह से वेंसी मॉर्ग ने चुपचाप होलोग्राम को देखना शुरू किया, अपने विचारों में डूबा हुआ। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और जबकि उसकी आंखें चिंता से चमक रही थीं, उसने उस संदेह को व्यक्त किया जो उसे खाए जा रहा था। उत्तरजीविता टूर्नामेंट के मेजबान के रूप में अपनी जिम्मेदारी का भार महसूस कर रहा था। उन्होंने सवाल किया कि क्या अन्य लोग वास्तव में मानते हैं कि यह नक्शा प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए सुरक्षित था। एक अभिमानी अभिव्यक्ति के साथ ब्लू व्हेल ने सवाल किया कि उसका क्या मतलब था। वेंसी मॉर्ग्यू ने होलोग्राम को घूरना शुरू कर दिया और एक गंभीर नज़र से समझाया कि मैजिक टावर ने टूर्नामेंट के स्थान को एक साधारण जंगल के रूप में नहीं बनाया था, बल्कि इसे जंगल के गहरे और अभी भी अप्रकाशित क्षेत्रों पर आधारित किया था। इसका मतलब यह था कि न केवल इलाका अधिक शत्रुतापूर्ण था, बल्कि यह भी कि बुलाए गए जादुई जानवर उत्तरोत्तर अधिक खतरनाक होते गए, ऐसे स्तरों तक पहुंच गए जिन्हें छात्र संभाल नहीं सकते थे। उन्होंने याद किया कि मॉर्ग्यू परिवार द्वारा वर्षों पहले भेजी गई रिपोर्टों के अनुसार इन अप्रकाशित क्षेत्रों में से एक में अनुमान के अनुसार एक स्तर एस जादुई जानवर दिखाई दिया था, एक ऐसी घटना जिसने गंभीर नुकसान और क्षति का कारण बना। एक भयानक संदेह के रूप में उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उन्होंने सोचा कि अगर इस क्षमता का कोई जानवर टूर्नामेंट के जंगल में दिखाई देता है, तो मैजिक टावर की प्रणाली ठीक से काम कर पाएगी या नहीं। और जो बात और भी परेशान करने वाली थी, उसने सवाल किया कि क्या वे वास्तव में सबसे खराब आपदा को रोकने के लिए तैयार थे। ब्लू व्हेल ने जमीन पर नजर डालना शुरू कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि यह कोई खबर नहीं थी, बल्कि एक साधारण अफवाह थी, जिसे उसने भी सुना था। उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा और समझाया कि उस घटना के बाद से कोई और घटना नहीं हुई है। उसने इस बात पर जोर दिया कि ये अफवाहें फैलाने वाले मुर्दाघर के परिवार थे, जो उसके मैजिक टावर के खुले तौर पर विरोध में थे। यही वजह है कि शुरू से ही उसे उनकी बातों पर भरोसा नहीं था। दूसरी ओर उसने कहा कि टूर्नामेंट के मैदान पर दिखाई देने वाले जानवरों को छात्रों की क्षमताओं के अनुसार बुलाया गया था। वर्तमान में प्रतिभागियों का स्तर बेसिक स्वॉर्ड एक्सपर्ट से लेकर फोर्थ सर्कल मैच तक था, जो एक निम्न स्तर के ग्रेजुएट के बराबर था। ब्लू व्हेल ने विकर की आंखों में बुराई की चमक के साथ कल्पना करना शुरू कर दिया, यह समझाते हुए कि फिर भी ऐसा होने के लिए एक शर्त थी।
अगर किसी के पास 7वें सर्कल स्तर का कौशल या उससे अधिक, दूसरे शब्दों में तलवार मास्टर स्तर का कौशल है, तो जैसा कि वेंसी मॉर्ग्यू को डर था, वे ऐसे जानवरों को बुला सकते हैं जिन्हें सिस्टम नियंत्रित नहीं कर सकता। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि यह लगभग असंभव था, या अधिक सटीक रूप से पूरी तरह से असंभव था। और अगर कोई दुर्घटना घटित होती है तो समाधान सरल था, प्रतियोगिता को निलंबित कर दिया जाएगा। उसी समय ट्यूडर, सांचो, पिग्गी और बियांका टूर्नामेंट के प्रतीक्षा कक्ष में दिखाई दिए। ट्यूडर ने शर्मिंदा भाव से अपने सिर को छूना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी तरफ पिग्गी ने अपने सिर पर हाथ रखा और पागल हो गया। ब्लू व्हेल ने उन्हें चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि अगर किसी छात्र की एचपी शील्ड 0 पर पहुंच जाती है तो उन्हें स्वचालित रूप से टूर्नामेंट के प्रतीक्षा कक्ष में भेज दिया जाएगा। इस वजह से उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या समस्या हो सकती है। अभिमानी भाव से वह वेंसी मोरग्यू को घूरने लगा और सवाल किया कि क्या वह सिर्फ इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि कोलोसियम के कुछ छात्र थे। क्रोधित भाव से वेंसी मोरग्यू खड़ा हुआ और उससे बकवास करना बंद करने को कहा। ब्लू व्हेल ने अपना सिर एक तरफ घुमाया और यह स्पष्ट किया कि यह वह जगह थी जहां साम्राज्य के सबसे अच्छे जादूगर इकट्ठा होते थे। और मोरग्यू परिवार, जो सिर्फ अपनी प्रसिद्धि के लिए जाना जाता था, और कोलोसियम अकादमी दोनों ही पूरी तरह से एक साथ थे, सार रूप में बिल्कुल अलग। उसने अपने हाथ आपस में जोड़े और मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसी कल्पनाओं के बारे में चिंता करना समय की बर्बादी है जो कभी सच भी नहीं होंगी। यह सुनकर वेंसी मॉर्ग्यू अपने दांतों को कसकर भींचने से खुद को नहीं रोक सका और उसकी आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं। वह जानता था कि इस बूढ़े आदमी के साथ तर्क करना असंभव था। उसी समय जंगल में विकर अलाव के सामने बैठा, अपने हाथ आपस में जोड़े और उत्सुक नजर से पूछा कि क्या ट्यूडर, पिग्गी, बियांका और सांचो को खत्म कर दिया गया है। सामने बैठी सिंक्लेयर ने अपना सिर हिलाया। उसने अपनी जादुई छड़ी को कसकर पकड़ रखा था और उसकी आंखें उदासी से भर गईं। उसने बताया कि ट्यूडर और पिग्गी पर जादू के टॉवर से होहेनहेम ने बिना बचाव के हमला किया था। दूसरों की तरह विकर की आंखें गंभीरता से चमकने लगीं और उसके दिमाग में अपने विरोधियों की छवि उभरने लगी। उन्होंने होहेनहेम को विनाश के युग में सबसे अलग दिखने वाले महान नायकों में से एक माना। लेकिन वह यह भी जानते थे कि भले ही वे एक ही युग के नायक हों, फिर भी उनकी क्षमताओं में अंतर हो सकता है। सिनक्लेयर को विकर को पाकर खुद को भाग्यशाली महसूस हुआ, लेकिन वह उलझन में थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका एचपी बरकरार क्यों था। हमारे लड़के के पास 100 एचपी पॉइंट थे। वह चुपचाप उसे घूरने लगा। ग्रैनुएल, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं और पीठ पेड़ से टिकाई हुई थी, उनकी बातचीत सुन रहा था। सिनक्लेयर की आंखें खुशी से चमकने लगीं और एक मुस्कान के साथ उसने स्वीकार किया कि वह जल्दी थक गई थी। जंगल में थोड़ा दौड़ने से ही उसका एचपी कम हो गया था। लेकिन दूसरी ओर विकर वास्तव में अविश्वसनीय था। हमारा लड़का, जो अपने विचारों में खोया हुआ था, चुप रहा। ग्रैनुएल ने अपने दांत कस लिए और उसकी आंखें क्रोध से चौड़ी हो गईं। वह उन्हें इतने करीब से देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका। वह जानता था कि वे जंगल में छिपकर जानवरों का शिकार कर रहे थे और इस वजह से वे अपनी अच्छी हालत और अपने एचपी को बरकरार रख रहे थे। उसे आश्चर्य हुआ कि इस सब में इतना प्रभावशाली क्या था। उसे यकीन था कि वह भी ऐसा कुछ कर सकता है। विकर की आंखें गंभीरता से भर गईं। उसने पलटकर कई तीर पकड़े। हमारा लड़का धनुष से ग्रैनुएल पर निशाना लगाने लगा। यह देखकर ग्रैनुएल घबरा गया। उसने अपनी बाहें ऊपर उठाईं और कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं कहा है। सिंक्लेयर का ध्यान उस पर केंद्रित था और वह कुछ हद तक भ्रमित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई।
वास्तविकता यह थी कि टेंटेकल्स वाला एक राक्षस ग्रैनुएल पर हमला करने वाला था। बिना और समय बर्बाद किए विकर ने धनुष चलाने का फैसला किया। ग्रैनुएल नीचे झुका, अपनी आंखें बंद कीं, अपने हाथों को अपने सिर पर रखा और पागलों की तरह चिल्लाने लगा। तीर निकलकर राक्षस के टेंटेकल्स पर लगे। जादू की छड़ी पकड़े हुए कोई व्यक्ति विकर की सहज बुद्धि को देखकर कुछ हद तक हैरान था। भले ही उन्होंने आने वाली आवाज को खत्म करने के लिए मौन जादू का इस्तेमाल किया था, फिर भी विकर ने उसे देख लिया था। सिनक्लेयर और अन्य लोगों ने अपने हथियार निकाले। ग्रैनुएल खड़ा हुआ और उनकी ओर दौड़ने लगा। जिस छात्रा ने हमला किया था वह मेसेरा नामक महिला विश्वविद्यालय की छात्रा थी। अभिमानी भाव से उसने सोचा कि कोलिजियम की लड़कियां मानती हैं कि इस तरह की जगह पर छिपने से वह उन्हें नहीं ढूंढ पाएगी। उसके बगल में एक लड़की थी जो 70 एचपी पॉइंट वाली ढाल और 81 पॉइंट वाला एक तीरंदाज था। उसने अपने बालों को छूना शुरू कर दिया और आत्मविश्वास से भरी निगाहों से जादू की छड़ी से उन पर इशारा करते हुए उन्हें अभिमानी कहने लगी। उसके पास 85 एचपी पॉइंट थे। रात हो चुकी थी और उनमें से एक ने सिंक्लेयर को पहचान लिया। यह सुनकर उसकी आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं। भ्रमित नजर से तीरंदाज ने अपनी सहेली से पूछा कि क्या वह वास्तव में सिंक्लेयर को जानती है। वह सिंक्लेयर को घूरने लगी और गंभीर नजर से बताया कि वह प्रसिद्ध गद्दार थी जो मेसेरा की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बावजूद कोलोसियो अकादमी में चली गई थी। घबराई हुई अभिव्यक्ति के साथ तीरंदाज ने अपनी सहेली को राष्ट्रपति के सामने ऐसा न कहने का सुझाव दिया। यह सुनकर उसकी आंखें भय और चिंता से भर गईं। लवगुड मर्लिनी क्रोधित होने से खुद को रोक नहीं पाई और उसने सिंक्लेयर से पूछा कि उसने साम्राज्य की सर्वश्रेष्ठ महिला अकादमी मेसेरा को अस्वीकार करने की हिम्मत कैसे की, केवल कोलोसियो अकादमी में जाने का विकल्प चुनने के लिए। जब उसने सवाल किया कि क्या सिंक्लेयर रोमांस जैसे तुच्छ कारण से कोलोसियो अकादमी एक मिश्रित अकादमी में गया था, तो उसकी आंखें अहंकार से चमकने लगीं। अपने उपहास को और बढ़ाने के लिए उसने सोचा कि कोलोसियम में कब से सुंदर लड़के हैं। उस पल उसकी आंखें प्यार से भर गईं और वह टमाटर की तरह लाल हो गई। उसका ध्यान विसिर पर टिका हुआ था। वह चकित थी क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि एक ही चेहरे पर मूर्खता, कोमलता, कामुकता और सुंदरता एक साथ कैसे हो सकती है। उसने स्वीकार किया कि वह बिल्कुल उसकी पसंद का था। हमारा लड़का कुछ उलझन में पड़ने से खुद को नहीं रोक पाया। विसिर के बारे में सोचते ही उसके मुंह में पानी आ गया। यह देखकर तीरंदाज और उसकी सहेली कुछ उलझन में पड़ गईं। तभी किसी ने विसिर के चेहरे पर हाथ रखा। यह सिंक्लेयर था। उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और जब उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं, उसने लवगुड से पूछा। मर्लिनी को विसिर की ओर देखना बंद करने के लिए कहा। यह सुनकर लवगुड मर्लिनी की आंखें द्वेष से चमकने लगीं और उसके शरीर से जानलेवा आभा निकलने लगी। यह देखकर उसके दोस्त घबरा गए क्योंकि उन्हें पता था कि यह अच्छा नहीं है। उसने अपनी जादुई छड़ी को कसकर पकड़ लिया और उसके शरीर से मैना निकलने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिंक्लेयर ने अभी क्या कहा था। उसने अपनी शक्तियों को सक्रिय किया और कुछ ही देर बाद जमीन से टेंटेकल्स निकलने लगे। विसिर और सिंक्लेयर उसे चुपचाप देखने लगे। लवगुड मर्लिनी की आंखें क्रोध से चमकने लगीं। उसने सिंक्लेयर को मारने की कसम खाते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया और उसने जो टेंटेकल्स बुलाए थे वे उसकी ओर बढ़ गए। जंगल में कहीं और कई विस्फोट हुए। वे होहेनहेम के कारण हुए थे, जिसके पास वर्तमान में 83 एचपी पॉइंट थे और वह एक घमंडी मुस्कान के साथ था। उसने अपने विरोधियों से भागना बंद करने और तुरंत आत्मसमर्पण करने को कहा
क्योंकि बिना किसी लड़ाके के एक हीलर अकेले कुछ नहीं कर सकता था। वह डॉलर्स का सामना कर रहा था, जिसने अपने दांतों को कसकर भींच लिया और दृढ़ संकल्प से भरे भाव के साथ अपने हाथों को आगे बढ़ाया और हमले से खुद को बचाने के लिए एक अवरोध को बुलाया। होहेनहेम की लपटें उसके पीछे गिर गईं, और जब वह मुड़ी तो उसकी आंखें आश्चर्य और भय से चौड़ी हो गईं, यह देखकर कि वह घिरी हुई थी। होहेनहेम उसकी ओर चलने लगा और यह स्पष्ट कर दिया कि अब उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। उसकी आंखें द्वेष से चमकने लगीं और एक मुस्कान के साथ उसने आश्वासन दिया कि अगर वह गिर गई तो उसकी अकादमी के पास अब कोई मौका नहीं होगा। इसके साथ अस्तित्व की प्रतियोगिता जादू टॉवर के लिए एक जीत होगी। डॉलर्स भारी सांस लेने लगीं, लेकिन हार न मानने का फैसला किया। वह जानती थी कि वह यहाँ नहीं गिर सकती। उस क्षण तलवार चलाने वाला कोई व्यक्ति उभरा और हमला करने के लिए तैयार हो गया। डॉलर्स और होहेनहेम का ध्यान उन पर केंद्रित था, जिससे वे कुछ हद तक भ्रमित हो गए। यह बाकिरा था, जिसका शरीर मैना से घिरा हुआ था और उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उसने होहेनहेम से इतना आश्वस्त न होने को कहा। बाकिरा ने तलवार को जोर से घुमाया और हमला किया। सौभाग्य से होहेनहेम ने समय रहते प्रतिक्रिया की और एक अवरोध को बुलाकर हमले को रोक दिया। वह अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक सका, यह महसूस करते हुए कि बाकिरा एक स्नातक था। बाकिरा की आंखें खुशी से चमकने लगीं। एक मुस्कान के साथ उसने देखा कि होहेनहेम पहुंच गया था, यह जानते हुए कि वह पीछे नहीं रह सकता। उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके फिर से हमला किया और उसकी तलवार होहेनहेम के अवरोध से टकरा गई। उसी समय लवगुड मर्लिनी द्वारा बुलाए गए टेंटेकल्स तेजी से विकिर की ओर बढ़ने लगे। तभी अपनी आंखों को चमकाते हुए बास्करविले के तीनों ने टेंटेकल्स को टुकड़ों में काट दिया। विकिर ने धनुष चलाने की तैयारी की, यह महसूस करते हुए कि यह जादू मोर्ग के 3 फूलों के समान था। हालांकि यह 3 अलग-अलग ऊर्जाओं का संयोजन था। वह समझ गया कि इसके लिए अत्यधिक उच्च स्तर की एकाग्रता की आवश्यकता होती है, और फिर भी उसका प्रतिद्वंद्वी तीव्र भावनाओं के प्रभाव में रहते हुए भी इसे सराहनीय कौशल के साथ उपयोग करने में सफल रहा। जैसे ही उसे एक अजीब सा मन महसूस होने लगा, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। डर से भरी निगाहों के साथ विकिर ने पलटकर देखा। कौवे जंगल में उड़ने लगे और विकिर को आश्चर्य हुआ कि यह अजीब ऊर्जा क्या है। जमीन हिलने लगी और कुछ ही देर बाद यह फटने लगी। होहेनहेम भ्रमित था, उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। बकुरा ने जमीन की ओर देखना शुरू किया और कहा कि उसने कभी नहीं सुना था कि गहरे जंगलों में भूकंप आ सकता है। उस पल जमीन से कुछ निकला, सभी का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया, जिससे वे स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें भय और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। विकिर और सिंक्लेयर का ध्यान भी उस पर केंद्रित था, वे कुछ हद तक भ्रमित थे। जमीन से एक विशालकाय मकड़ी निकली, विकिर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। एक मकड़ी ने अपना मुंह खोला और दहाड़ने लगी, वह 8 पैरों वाली मैडम थी। यह वीडियो का अंत है। मकड़ी मैडम ने अपना मुंह खोला और क्रोध से चमकती आंखों के साथ हमला करने का फैसला किया। बास्करविले के तीनों बच्चे बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे। हमलों से बचते हुए विकर शांत रहा। सिंक्लेयर ने अपने जादुई डंडे को दोनों हाथों से पकड़ लिया और डर से खुद को रोक नहीं पाई, जबकि दूसरी तरफ ग्रैनविले घबरा गया। लवगुड मर्लिनी चुपचाप मैडम को देख रही थी। उसकी आंखें डर से भरी थीं, उसे नहीं पता था कि यह प्राणी क्या है। उसके हाव भाव देखकर उसके दोस्त घबरा गए और उसे प्रतिक्रिया देने के लिए कहा, जोर देकर कहा कि उन्हें तुरंत भाग जाना चाहिए। जब विकर दूसरों के साथ इलाके से भाग रहा था, तो उसकी निगाह मैडम पर टिकी हुई थी
और उसकी आंखें गंभीरता से चमकने लगी थीं। उसे एहसास हुआ कि वह उस बेचैनी का कारण थी जो उसने टूर्नामेंट के मैदान में प्रवेश करने के क्षण से महसूस की थी। विकर ने एक किताब की कल्पना करना शुरू कर दिया, याद करते हुए कि पीछे हटने से पहले मैडम के बारे में कहानियां डरावनी कहानियों के रूप में सुनाई जाने वाली किंवदंतियों से ज्यादा कुछ नहीं थीं। कई जांचों के बाद ही उसे इंपीरियल बेस्टियरी में आधिकारिक जादुई जानवर के रूप में दर्ज किया गया, जिसका मतलब था कि तब तक किसी भी व्यक्ति की ओर से कोई विश्वसनीय गवाही नहीं थी जिसने उसे स्पष्ट रूप से देखा हो। यहाँ तक कि जादुई टॉवर के भीतर जहाँ टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, वहाँ भी कोई मिसाल नहीं थी। उसे समझ में आ गया कि यह उसकी वापसी के कारण होने वाला एक और चर होना चाहिए। मैडम की सभी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। विकर चुपचाप उसे घूरने लगा। उसने अपने एक पैर का उपयोग करके हमला किया, और जैसे ही पैर धीरे धीरे पास आया, लवगुड मर्लिनी डर से लकवाग्रस्त हो गई। यह नहीं जानते हुए कि क्या करना है, इस बीच दूसरी तरफ उसके दोस्तों ने लड़ने के लिए अपने हथियार तैयार कर लिए। उसकी आंखें आतंक से भरी हुई थीं। वह हिल नहीं पा रही थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह हमले से ठीक पहले बिना कुछ किए ही खत्म हो जाएगी। उसकी टीम का टैंक, उसका दोस्त, सामने खड़ा था और उसने हमले को रोकने के लिए अपनी ढाल का इस्तेमाल किया। लेकिन ताकत में अंतर बहुत ज्यादा था, इसलिए वह चिंतित नजरों से उसकी ओर मुड़ी और उसे एक तरफ हटने के लिए कहा। उसकी आवाज सुनकर लवगुड मर्लिनी अपने विचारों से बाहर आई और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। सौभाग्य से उसने समय रहते प्रतिक्रिया की और हमले के रास्ते से हट गई, जिससे मैडम का पैर बहुत तेजी से उसके पास से गुजरा और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। एक बार जब लवगुड मर्लिनी ने पलटकर देखा, तो उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं और वह सदमे में आ गई। मैडम का हमला इतना शक्तिशाली था कि इससे उसकी दोस्त अन्ना एक पेड़ से टकरा गई। उसकी ढाल टूट गई थी और जमीन पर पड़ी थी और वह बेहोश थी। मैडम ने बारीकी से देखना शुरू किया और उसके मुंह में पानी आ गया। फिर जानवर की आंखें उत्साह से चमकने लगीं। अपनी तेज इंद्रियों की बदौलत वह जंगल में मौजूद दूसरे छात्रों के शरीर की गर्मी को महसूस करने में सक्षम था। बिना समय बर्बाद किए वह विकर और दूसरे छात्रों के पास से गुजरते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा। रैंडल जमीन पर गिर पड़ा और उसका मन आश्चर्य और उलझन से भर गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कहीं और चला गया है। उसे लगा था कि वह बाहर होने वाला है। विकर जो खड़ा था, उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और चुपचाप मैडम को देखने लगा। हमारा लड़का यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि क्या वह उस ओर जा रहा था जहां और छात्र इकट्ठे थे। उसकी आंखें चिंता से चमकने लगीं। वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि इस समय प्रशासनिक कक्ष क्या कर रहा था। वह जानता था कि उन्हें मापदंडों से बाहर की किसी इकाई को टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। विकर के विचारों को लवगुड मर्लिनी ने बाधित किया, जो अन्ना की ओर दौड़कर देखने लगा कि वह ठीक है या नहीं। विकर उनकी ओर मुड़ा और कुछ हद तक उत्सुक हो गया। अन्ना घायल थी, उसका शरीर खरोंचों से भरा हुआ था और उसका एचपी शून्य हो गया था। लवगुड मर्लिनी की आंखें भ्रम और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि अन्ना को वेटिंग रूम में क्यों नहीं भेजा गया, जबकि उसका एचपी स्पष्ट रूप से शून्य था। दोस्तों की आंखें भय से भर गईं। वह घबरा गई क्योंकि उसे नहीं पता था कि अब वे इस जगह से कैसे निकलेंगे। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया और रोने से खुद को नहीं रोक पाई। जबकि दूसरी तरफ लवगुड मर्लिनी अपने घुटनों पर गिर गई और चुपचाप जमीन को देखने लगी। उसे नहीं पता था कि अब क्या करना है। भ्रमित भाव के साथ रैंडल उनकी ओर चलने लगा, अपना हाथ बढ़ाया और पूछा कि क्या हो रहा है,
क्योंकि यह माना जाता था कि भले ही वे बाहर हो गए हों, उन्हें वेटिंग रूम में वापस भेज दिया जाना चाहिए। उसने अपना हाथ अपने सिर के ऊपर रखा और पागल होने लगा। उसके अनुसार इसका कोई मतलब नहीं था। अगर कोई जानवर दिखाई दिया था जो मानकों को पूरा नहीं करता था, तो उसे समझ में नहीं आया कि टूर्नामेंट को निलंबित किए जाने के संकेत भी क्यों नहीं दिख रहे थे, और आश्चर्य हुआ कि उस समय प्रशासन कक्ष क्या कर रहा था। बिकर चुपचाप सोचने लगा। रैंडल ने अपने हाथ सिर के ऊपर रखे, घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और घबरा गया। यह सोचकर उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं कि उन्हें छोड़ दिया गया है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रशासन स्थिति को संभाल भी नहीं सका और उसने उन्हें यूं ही छोड़ दिया। पीछे बिकर शांत रहा। उसने अपना धनुष खींचा और उसे शांत होने के लिए कहा। शांत होने के बजाय रैंडल पागलों की तरह चिल्लाने लगा। वह इस जगह पर मरना नहीं चाहता था। उसी समय किसी ने झाड़ियों के बीच से अपना रास्ता बनाया और उन्हें देखा। वे डॉलर्स, बाकिरा और होहेनहेन थे। बाकिरा, जिसने अपनी तलवार अपने कंधे पर टिका रखी थी, चुपचाप हमारे लड़के को देखने लगा, जबकि दूसरी तरफ होहेनहेन ने शांत नजर से देखना शुरू कर दिया। डॉलर्स की आंखें चिंता से चौड़ी हो गईं। उसे नहीं पता था कि वे ठीक हैं या नहीं। उसी समय मैजिक टावर के प्रशासनिक कमरे में होलोग्राम लाल हो गया। ब्लू व्हेल और बाकी लोग यह महसूस करके घबरा गए कि हालांकि छात्रों के एचपी पॉइंट 0 पर पहुंच गए थे, उन्हें वापस टेलीपोर्ट नहीं किया जा रहा था। अब जबकि एक घायल हो गया था, उन्होंने फैसला किया कि उन्हें तुरंत बाहर निकालना बेहतर होगा। चिंता से भरी निगाहों के साथ वेंसी मॉर्ग ने चिल्लाना शुरू किया और ब्लू व्हेल से टूर्नामेंट को रोकने के लिए कहा। ब्लू व्हेल की आंखें डर और भ्रम से चौड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैडम जैसा जानवर जंगल में था, और वह सोचने लगा कि क्या मॉर्ग परिवार ने जो कुछ भी कहा था वह सच था। वह आत्मविश्वास से भरी अभिव्यक्ति के साथ जमीन की ओर देखने लगा, यह जानते हुए कि अगर मकड़ी नहीं दिखाई देती तो जादुई टॉवर टूर्नामेंट जीत सकता था। यह सुनकर वेंसी मॉर्ग ने बिना समय बर्बाद किए अपने दांतों को कसकर भींच लिया। वह अपनी सीट से उठ गया और भागने लगा। गुस्से से भरे भाव के साथ उसने ब्लू व्हेल को कॉलर से पकड़ लिया और उसे तुरंत टूर्नामेंट रोकने के लिए कहा। उससे पूछा कि क्या वह चाहता है कि वहां मौजूद सभी लोग मर जाएं। वेंसी मॉर्ग के रवैये को देखकर ब्लू व्हेल कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। एक ईमानदार नजर से उसने बताया कि यह संभव नहीं था। भले ही उन्होंने टूर्नामेंट को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं रुकेगा। यह सुनकर वेंसी मॉर्ग ने गुस्से से ब्लू व्हेल को घूरना शुरू कर दिया। ब्लू व्हेल शांत रही। उसने बताया कि एक ऐसी इकाई को बुलाया गया था जिसे जादू के टॉवर को भी नियंत्रित करने में कठिनाई होती थी, जिससे सिस्टम में ओवरलोड हो गया और उसका नियंत्रण खत्म हो गया। यह देखते हुए कि वे न तो अंदर जा सकते थे और न ही छात्र बाहर जा सकते थे, चिंतित भाव के साथ वेंसी मॉर्ग ने पूछा कि क्या इसे हल करने का कोई तरीका है। ब्लू व्हेल ने अपनी उंगली हिलाना शुरू कर दिया और होलोग्राम पर एक चमकीले स्थान की ओर इशारा करना शुरू कर दिया। उसने चमकती आंखों वाली मैडम की कल्पना करना शुरू कर दिया और बताया कि अगर इस प्राणी को टूर्नामेंट के मैदान में खत्म कर दिया जाता है, तो जादू के टॉवर का सिस्टम सामान्य हो जाएगा। उसी समय जंगल में डॉलर्स अन्ना के बगल में बैठी थी, जो घायल थी, और अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसने उसे ठीक करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से जैसे ही एचपी शील्ड का उपभोग किया गया, प्रभाव थोड़ा कम हो गया था। उसकी आंखें शांति से चमकने लगीं। वह लवगुड मर्लिनी की ओर मुड़ी और बताया कि अन्ना सिर्फ एक पल के लिए बेहोश थी, और अगर वह अच्छी तरह से आराम करे तो वह ठीक हो जाएगी। लवगुड मर्लिनी बगल में बैठ गई।
अपने हाथों को घुटनों पर टिका लिया और खोई हुई नजर से जमीन को देखने लगी। उसे यह देखकर राहत मिली कि यहाँ की स्थिति किसी तरह से नियंत्रित हो गई थी, लेकिन उसकी चिंता तुरंत उस जगह पर केंद्रित हो गई जहाँ मैडम अब जा रही थी। जब मैडम दूसरे छात्रों पर हमला कर रही थी, तो डॉलर्स का ध्यान उस पर केंद्रित था। उसे उम्मीद थी कि दूसरे छात्रों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा होगा। जब वह यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है, तो पीछे खड़ा विकर चुपचाप सोचने लगा। उसने जमीन की ओर देखना शुरू किया और उसकी आंखें अपराध बोध से भर गईं। उसे याद आया कि 8 पैरों वाली राक्षस मैडम का खतरा वर्गीकरण स्तर एस था, जो राष्ट्रों के विनाश के प्रकार की आपदा थी जिसका अस्तित्व ही विल्ट को जिंदा तोड़ने के लिए पर्याप्त था। वह जानता था कि यह मैडम वैसी नहीं थी जैसी वह मैजिक टावर के बाहर मिली थी। उसने अपना जहर इस्तेमाल नहीं किया और उसकी सभी आंखें गायब हो गई थीं, जिसका मतलब था कि अब उसके पास अंधे धब्बे थे। उसका शरीर, जो कभी अभेद्य था, कई हिस्सों में छेद दिखा रहा था। उसे संदेह था कि उसे अतीत की मैडम और पहले से ही मृत मैडम के बीच विकृति के साथ टॉवर में बुलाया गया था, जैसे कि वह वास्तविकता की एक बदली हुई अवस्था में मौजूद थी। बिकर ने अपना सिर उठाया और उसका ध्यान किसी पर केंद्रित हो गया। उसके सामने लवगुड मर्लिनी बैठी थी और चुपचाप जमीन की ओर देख रही थी। बकीरा और होहेनहेम चुप रहे, उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। हमारे लड़के ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उसे पता था कि भले ही वे उन अंतरों को पहचान सकते थे, लेकिन इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि वे एक कमजोर मैडम को भी हरा सकें। उसे पता था कि उन्हें पहले अपनी इच्छा शक्ति को फिर से हासिल करने की जरूरत थी जो डर से कुचल गई थी। आगे के नुकसान से बचने और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसके पास अपनी शक्ति का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बस उसी क्षण किसी ने मैडम से भिड़ने का फैसला किया। यह सुनकर हमारा लड़का अपनी मदहोशी से बाहर आया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। लवगुड मर्लिनी ने अपना जादुई डंडा पकड़ा और खड़ी हो गई। वह जानती थी कि वह यहाँ नहीं रह सकती, निराशा में डूबी हुई थी। उसकी आत्मसंतुष्टि के कारण उसके एक साथी की लगभग जान चली गई थी और वह जा रही थी बदला लेना। इसके अलावा वह उन लोगों की रक्षा करना चाहती थी जो अभी भी बचे हुए थे और किसी और को चोट नहीं पहुंचाने वाली थी। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि वह मसिरा की छात्र परिषद की अध्यक्ष थी। किसी ने अपनी तलवार को बलपूर्वक जमीन में गाड़ दिया और उल्लेख किया कि लवगुड मर्लिनी का दृढ़ संकल्प बूट कैंप वरंगियन के छात्रों के साथ बेहतर ढंग से फिट बैठता है। यह बकीरा था। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने मैडम का सामना करने में उसकी मदद करने का फैसला किया। चिंतित निगाहों के साथ डॉलर्स उसके पास गया और उसने भी मदद करने का फैसला किया। वह किसी से भी बेहतर जानती थी कि वे इस जगह पर छात्रों की बलि नहीं दे सकते। लवगुड मर्लिनी ने मुड़कर चुपचाप सोचना शुरू कर दिया। उनसे कुछ ही दूरी पर होहेनहेम खड़ा था। हर किसी का ध्यान उस पर टिका हुआ था, यह नहीं जानते हुए कि वह उनकी मदद भी करेगा या नहीं। बकीरा ईमानदार था, हालांकि उसे यह स्वीकार करने से नफरत थी, लेकिन वह जानता था कि उन्हें होहेनहेम की ताकत की जरूरत थी। यह सुनकर होहेनहेम के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। चांदनी में उसने अपना चश्मा ठीक किया और आत्मविश्वास से भरी निगाहों से कहा कि हालांकि यह उसे परेशान कर रहा था, लेकिन वह इस बार अस्थायी गठबंधन स्वीकार करेगा, लेकिन यह सब जादुई टॉवर की जीत के लिए था। बिकर ने उन्हें करीब से देखना शुरू किया। उसने उन्हें कम आंका था। उसे याद आया कि विनाश के युग में भी वे महान नायक थे जो किसी और से ज्यादा आगे खड़े थे। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। बिकर ने तीनों का ध्यान आकर्षित किया।
जिससे उनकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। शांत भाव से विकर ने सोचना शुरू किया। जब उसने उन्हें आदेश दिया कि इस क्षण से वे मैडम 8 पैरों को हराने के बारे में दूसरों को अपना संदेश देने के प्रभारी होंगे, तो उसकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। उसी समय मैडम छात्रों का पीछा कर रही थी, जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। उनकी आंखें भय और निराशा से भरी थीं। एक छात्रा लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर उसकी सहेली घबरा गई। भय और आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने अपनी सहेली की ओर हाथ बढ़ाया, जिससे पता चला कि उसका टखना मुड़ गया है और वह मदद मांग रही थी। यह सुनकर सहेली ने गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि अब क्या करना है। बिना एक सेकंड भी हिचकिचाए उसने अपनी सहेली की ओर पीठ कर ली, अपनी आंखें बंद कर लीं और माफी मांगते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। बुरी आंखों से चमकती हुई मैडम ने लड़की की ओर अपने पैर बढ़ाए, उस पर हमला करने के लिए तैयार। लड़की की आंखों में आंसू भर आए, यह जानते हुए कि यह अच्छा नहीं था। मैडम के हमला करने से ठीक पहले किसी ने आग के जादू से हमला किया, जिससे लड़की बाल बाल बच गई। विस्फोट से धुएं का पर्दा बन गया। मैडम की आंखें चमकने लगीं और जब धुएं का पर्दा गायब हुआ तो देखा जा सकता था कि वह बरकरार था। जिसने आग का जादू डाला था वह होहेनहेम था। वह उसे घूरने लगा और दूसरा जादू करने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके अग्नि जादू ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, भले ही कीट राक्षस उसके लिए बहुत कमजोर हों। उसके जादुई डंडे से आग निकलने लगी और उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं। होहेनहेम के पीछे डॉलर्स, सिंक्लेयर और ग्रैनुअल दिखाई दिए, जो भयानक मैडम का सामना करने के लिए तैयार थे। यह वीडियो का अंत है। मकड़ी मैडम ने अपना मुंह खोला और दहाड़ना शुरू कर दिया। होहेनहेम ने अपना हाथ बढ़ाया और एक जादुई घेरा बनाया और कुछ ही देर बाद मकड़ी पर आग के कई धमाके हुए। डोलोरेस और सिंक्लेयर जो पीछे थे, उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। होहेनहेम की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। उसने अपने दांत भींचे और ध्यान केंद्रित किया। वह इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। हाइबोरो ने अपनी तलवार खींची और जानवर की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। सिंक्लेयर ने अपनी जादुई छड़ी पकड़ी और आत्मविश्वास से भरी निगाहों से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। डोलोरेस ने चुपचाप मकड़ी को देखना शुरू कर दिया, यह नहीं जानते हुए कि यह इतनी शक्तिशाली कैसे थी। होहेनहेम यह देखकर कुछ हद तक भ्रमित हो गया कि उसके अग्नि जादू से प्रतिरक्षित एक जादुई जानवर मौजूद है, और केवल इतना ही नहीं बल्कि यह एक कीट प्रकार का जानवर भी था। शांत निगाहों से हाइबोरो ने उसकी ओर रुख किया और बताया कि उसका जादू काम नहीं करने वाला था। सामान्य लपटें महत्वपूर्ण क्षति नहीं पहुंचाती और जब तक कि वह नरक की आग का उपयोग न करे, यह बेकार होगा। इसके अलावा मैडम का एक्सोस्केलेटन उनके हमलों के लिए बहुत प्रतिरोधी था। उसने मैडम की कमजोरियों की कल्पना करना शुरू कर दिया और उसकी आंखें गंभीरता से भर गईं। उसने खुलासा किया कि उसके पैर, हालांकि शरीर की तुलना में अपेक्षाकृत कम प्रतिरोधी थे, लेकिन उनमें एक अजीब क्षमता थी। अगर उन्हें काट दिया जाता तो वे पुनर्जीवित हो जाते और गुना हो जाते। इस वजह से इस समय उसकी एकमात्र कमजोरी पहले से ही फटी हुई आंखें और शरीर के कुछ हिस्से थे जहां कवच को हटा दिया गया था। जबकि मिडिलबोरो और लोबोरो की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं, वे मैडम की ओर दौड़ने लगे। उनके पीछे विकिर, लवगूड, मर्लिनी और बाकिरा थे। हाइबोरो ने होहेनहेम को समझाया कि हालांकि उसका जादू एक हमले के रूप में काम नहीं करता था, अगर वह इसके साथ जानवर का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहा तो बूट कैंप वरंगियन समूह उसके कमजोर बिंदुओं पर हमला करने के अवसर का फायदा उठाने की कोशिश करेगा।
कृतज्ञ भाव से होहेनहेम ने जानकारी और रणनीति की योजना बनाने के लिए उसे धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही उससे पूछा कि उसे यह सब कैसे पता था। घबराई हुई निगाह से हाइबोरो ने दूसरी ओर देखा और पसीना बहाते हुए उसने झूठ बोला, यह समझाते हुए कि वह पहले भी मैडम का सामना कर चुका है और उसने जो कुछ भी उन्हें बताया था वह उस समय किए गए विश्लेषण का परिणाम था। यह सुनकर होहेनहेन कुछ हद तक भ्रमित हो गया। उसने सवाल किया कि क्या योजना का अक्षरशः पालन करके उसे हराना वास्तव में संभव होगा। दुष्टता से चमकती आंखों के साथ मैडम ने अपना मुंह खोला और दहाड़ना शुरू कर दिया, और हाइबोरो ने पुष्टि की कि उसे हराने का यही एकमात्र तरीका था। उसने अपनी तीखी टांगें तेजी से उनकी ओर बढ़ानी शुरू कर दी। होहेनहेम का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वह घबरा गया क्योंकि वह जानता था कि वह उसे लंबे समय तक विचलित नहीं कर पाएगा। उस क्षण लवगुड मर्लिनी मैडम की ओर चलने लगा। उसने जादुई छड़ी का इस्तेमाल करना शुरू किया और उसमें से मैना निकलने लगी। जबकि उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं, एक मुस्कान के साथ उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाना शुरू कर दिया। वह जानवर को आत्मविश्वास से देखने लगी और सोचने लगी कि इस हमले से वह उसे हराने में सक्षम होने जा रही है। उसने अपनी जादुई छड़ी को कसकर पकड़ लिया और जोर से जमीन पर मारा, जिससे एक जादुई घेरा दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद जमीन से बेलें निकलने लगीं। एक उग्र निगाह के साथ जानवर मैडम ने अपने तीखे पैरों का उपयोग करके तेजी से हमला करना शुरू कर दिया। लवगुड मर्लिनी ने जो बेलें बुलाई थीं, वे कुंडलित होने लगीं। मकड़ी का ध्यान उस पर केंद्रित था और उसकी आंखें भ्रम से भरी हुई थीं। उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। बेलें उसके पेट से टकराईं, जिससे वह दर्द में चीखने लगी। जबकि लवगुड मर्लिनी की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं, उसने अपना जादू इस्तेमाल करना जारी रखा और दूसरों को हमला करने का आदेश दिया। उसका आदेश सुनकर मिडिलबोरो और लोबोरो ने अपनी तलवारें खींच लीं, गति पकड़ी और मकड़ी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। बास्करविले के तीनों बच्चे और बाकिरा उसके पेट के ऊपर उतरे। उन्होंने खुद को केंद्रित किया और जब उनके शरीर से मैना निकल रहा था तो उन्होंने हमला करने की तैयारी की। बाकिरा ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और जब उसकी आंखें चमक रही थीं, तो उसने उसे ध्यान से देखना शुरू कर दिया और उसके शरीर से एक शक्तिशाली मैना निकलने लगा। एक उग्र भाव के साथ बाकिरा ने हमला करने के लिए तैयार होकर चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हमला किया, जिससे धुएं का एक बड़ा पर्दा बन गया। जब धुएं का पर्दा गायब हो रहा था तो वे जमीन पर उतरे, ध्यान से देखने लगे और अपनी सुरक्षा कम नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि वे इसे इतनी आसानी से नहीं हरा पाएंगे। एक शांत नजर से बाकिरा ने उल्लेख किया कि इतने धुएं के साथ वह यह नहीं बता सकता था कि यह मरा है या जीवित है। यह सुनकर हाइब्रो की आंखें भ्रम से भर गईं। बकीरा ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखें आत्मविश्वास से चौड़ी हो गईं, हालांकि उसे निश्चित रूप से लगा था कि उसके हमले ने उसे काट दिया है, लेकिन वह निश्चित नहीं था। थोड़ी देर बाद आकाश में किसी विशालकाय चीज की छाया दिखाई दी। बकीरा और तीनों का ध्यान उस पर केंद्रित था। उनकी आंखें आश्चर्य से भर गई थीं। उठो और डरो, उन्हें सदमे में छोड़ दिया। होहेनहेम, डोलोरेस, सिंक्लेयर और ग्रैनुई का ध्यान उस पर केंद्रित था। उनकी आंखें आश्चर्य और आतंक से चौड़ी हो गईं। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा था। जबकि धीरे धीरे छाया बड़ी होती जा रही थी, लवगुड मर्लिनी डर महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। वह सदमे में थी। जमीन पर मैडम के पैर थे। वह खड़ी हो गई और जब उसकी आंखें क्रोध से चमक रही थीं, तो वह दहाड़ने लगी। वह उन्हें घूरने लगी और उनकी ओर बढ़ने लगी।
मकड़ी ने अपने तीखे पैरों का उपयोग करके हमला करने का फैसला किया। जब भयंकर मैडम हमला कर रही थी, होहेनहेम ने उन्हें हमले से बचाने के लिए उनके चारों ओर एक अवरोध बनाया। मैडम के हमले इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने जमीन को नष्ट करना शुरू कर दिया। बकीरा और तीनों ने हमला होने से बचने के लिए भागना शुरू कर दिया। मिडलबोरो ने पलटकर देखा और यह देखकर कि मैडम कितनी शक्तिशाली थी, उसने अपने दांत कस लिए और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। रात हो चुकी थी और कई मिनट पहले विकर की मुलाकात बास्करविले के तीनों बच्चों से हुई थी। भ्रमित नजर से हाइबोरो ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और पूछा कि क्या विकर की योजना का पालन करके वे मैडम को मार पाएंगे। मिडिलबोरो और लोबोरो ने चुपचाप हमारे लड़के को देखना शुरू कर दिया। विकर ने उनकी ओर पीठ कर ली और बताया कि यह असंभव है। आत्मविश्वास से भरे भाव के साथ उसने स्पष्ट किया कि वे पहले से ही जानते थे कि मैडम का सामना करने का क्या मतलब है। यह सुनकर तीनों बच्चों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जबकि बाकिरा का हाथ कांप रहा था, वह चुपचाप सोचने लगा। होहेनहेम जो बैठा हुआ था, डर से कांपने लगा। हर कोई मरने से डर रहा था। उनसे थोड़ी दूर पर अन्ना का शव जमीन पर पड़ा था। लवगुड मर्लिनी उसके पास बैठी थी और उसका हाथ थामे हुए थी। कुछ ही देर बाद वह खड़ी हो गई। यह देखकर उसके दोस्त का ध्यान उस पर गया। लवगुड मर्लिनी ने अपनी दोस्त की ओर पीठ कर ली और जब उसकी आंखें दृढ़ निश्चय से चमक रही थीं, तो उसने उसकी ओर मुड़कर उससे अन्ना की अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए कहा। बाइकर के अनुसार सबसे डरावनी बात यह थी कि लड़ने की ताकत होना और फिर भी साथियों को गिरते हुए देखना। इसीलिए उसने उन्हें चुना था, यह जानते हुए भी कि यह एक असंभव मिशन था और वे जीत नहीं सकते थे। वे अंत तक लड़ते रहे। मैडम के पैर लवगुड मर्लिनी पर वार करने से ठीक पहले उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और एक अवरोध को बुलाया, जिसने हमले को रोक दिया। वह अपने दांतों को कसकर भींचने से खुद को नहीं रोक पाई, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह इतना शक्तिशाली था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और रोने लगी, यह जानते हुए कि यह अच्छा नहीं था। उस समय किसी ने अपना हाथ जमीन पर रखा और उनके हाथ से लाल मैना निकला और फर्श पर फैलने लगा। मैना ने जमीन को विस्फोट कर दिया, जिससे मैडम ने हमला करना बंद कर दिया। आश्चर्य और भ्रम में बकीरा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस जमीन पर राक्षस ने कदम रखा था, वह अचानक फट गई। हाइबोरो सदमे में था, लेकिन फिर उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसे एहसास हुआ कि यह मैना बहुत परिचित थी। कई मिनट पहले विकर ने तीनों की ओर रुख किया और एक गंभीर भाव के साथ समझाया कि जब वह संकेत देगा, तो उन्हें अपनी पूरी ताकत के साथ एक साथ हमला करना चाहिए। तीनों चुपचाप हमारे लड़के की बात सुनते रहे। आत्मविश्वास से भरी निगाह से विकर ने एक उंगली दिखाना शुरू किया, जिससे पता चला कि मैडम को हराने का यही एकमात्र तरीका था। हाइबोरो को एहसास हुआ कि यह विकर का संकेत था। उसने उन सभी को अपनी स्थिति वापस करने का आदेश दिया। यही वह क्षण था जब मैडम ने हमला करने का अवसर खो दिया था। आदेश सुनते ही वे मैडम को घूरने लगे और जब मैना उनके शरीर से निकल रहा था, तो उन्होंने लड़ने के लिए तैयार होकर एक आक्रामक रुख अपनाया। डोलोरेस ने अपने हाथ जोड़े और अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उन पर एक बफ लगाया। उग्र निगाहों से देखते हुए होहेनहेम खड़ा हो गया और उसने निष्क्रिय न खड़े रहने का फैसला किया। पीछे खड़े सिंक्लेयर ने ध्यान केंद्रित किया। लवगुड मर्लिनी ने मैडम को चुपचाप घूरना शुरू कर दिया। हाइबोरो ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उन्हें अपनी बची हुई सारी ताकत के साथ और अंतिम हमले में मैडम को हराने के दृढ़ संकल्प के साथ हमला करना था।
जब स्पाइडर मैडम हमले से उबर रही थी, तब बकुरा में तीनों ने उस पर हमला करना शुरू कर दिया। जब हमारे लड़के के शरीर से एक शक्तिशाली लाल मन निकल रहा था, तो वह जमीन की ओर देखने लगा और खड़ा हो गया। उसका ध्यान उस पर केंद्रित था और उसकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। लवगुड मर्लिनी ने फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिससे जमीन पर एक जादुई घेरा दिखाई दिया, जिसमें से बेलें निकलने लगीं। डोलोरेस ने होहेनहेम पर लाइट बफ लगाया। दृढ़ निश्चय से भरे भाव के साथ उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक जादुई घेरा दिखाई दिया। उसने एक शक्तिशाली लॉ को चार्ज करना शुरू कर दिया। बाकुरा में बास्करविले के 3 बच्चे मैडम के ऊपर दिखाई दिए, जो इसे खत्म करने के लिए तैयार थे। हमारा लड़का जानता था कि किसी दिन वे सच्चे नायक बनेंगे। हालांकि वे अभी भी मजबूत नहीं थे, लेकिन वे पीछे नहीं हटे थे और यह वे ही थे जो इस लड़ाई को खत्म करेंगे। वे मकड़ी की ओर बढ़ने लगे। मकड़ी ने निष्क्रिय न रहने का फैसला किया और जवाबी हमला करने का फैसला किया। बिकिर ने अपना धनुष निकाला, उससे मैडम पर निशाना साधा और उसने तीर में अपना मान भरना शुरू कर दिया। उसने तीर चलाने की तैयारी की और उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं। वह किसी और से बेहतर जानता था कि नायक पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। वह उन्हें रास्ता दिखा सकता था, लेकिन केवल वे ही उस पर चल सकते थे। हमारे लड़के ने अपना मान केंद्रित किया और तीर चलाया। उसका हमला इतना शक्तिशाली था कि उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई। मैडम के हमला करने से ठीक पहले बिकिर के तीर ने उसके पैर काट दिए। उसने अपना मुंह खोला और पीड़ा में चीखने लगा। यह देखकर कि जानवर घायल हो गया था, बकुरा और बाकी लोगों ने महसूस किया कि अब उसे मारने का समय आ गया है। बकुरा में तीनों ने अपने हथियारों का उपयोग करके हमला करना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी तरफ होहेनहेम ने एक शक्तिशाली ज्वाला को बुलाया जो सीधे उसके पेट पर लगी। यह वीडियो का अंत है। सूरज उग चुका था और धुएं का पर्दा हटते ही मैडम की लाश जमीन पर पड़ी दिखाई देने लगी। उसके पेट पर जगह जगह घाव थे और उसके सभी पैर कटे हुए थे। हवा चल रही थी। लवगुड मर्लिनी चुपचाप लाश को देखने लगा। ग्रेनुएल थककर जमीन पर गिर पड़ा। सिंक्लेयर, जो अपनी जादुई छड़ी पकड़े हुए थी, और डोलोरेस की आंखें आश्चर्य और राहत से फैल गईं। इस बीच दूसरी तरफ होहेनहाइम मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मिडलबरो जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और जोर जोर से हाँफ रहा था। लोब्रो ने अपने हाथ घुटनों पर रखे हुए थे और सांसें ले रहा था। हाइबरो ने अपना सिर उठाया और गंभीर भाव से मैडम की ओर देखने लगा। बकीरा, जो सामने खड़ी थी, चुपचाप मैडम को घूरने लगी। जब धुएं का पर्दा गायब हो रहा था, व्याकिर की आंखें, जिसने मैडम को कमजोर करने के लिए मन से भरा तीर चलाया था, गंभीरता से चमकने लगीं। उसे गर्व हुआ। कुछ ही देर बाद मैडम की लाश गायब होने लगी और इस जीवित विपत्ति के पतन के साथ जादुई मीनार की व्यवस्था आखिरकार सामान्य हो गई। जैसे ही व्यवस्था बहाल हुई, टूर्नामेंट समाप्त हो गया और सभी छात्रों को तुरंत प्रतीक्षालय में भेज दिया गया। व्याकिर उत्सुकता से उसके हाथों को देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सिंक्लेयर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, वह अवाक रह गई। उनके सामने पिग्गी, सांचो, ट्यूडर और बियांका थे जो गर्व भरी मुस्कान के साथ उनकी ओर दौड़ने लगे। व्याकिर और सिंक्लेयर का ध्यान उन पर केंद्रित था। इस जगह पर वे उन छात्रों और शिक्षकों से फिर से मिल पाए जो उनका इंतजार कर रहे थे। पिग्गी ने अपनी बाहें फैलाईं और हमारे लड़के को गले लगाने के लिए उछल पड़ा। व्याका खुद को कुछ उलझन और आश्चर्य से भर गया। पिग्गी ने व्याका को गले लगाया और रोने लगी। हमारे लड़के की आंखें आश्चर्य से भर गईं और वह सदमे में आ गया। ये तथ्य कि इस सारी अफरा तफरी के बीच किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई, निस्संदेह स्वर्ग का आशीर्वाद था। एक सच्चा चमत्कार। यूनिवर्सिटी लीग रैंकिंग अपडेट की गई।
जिसमें उन 10 नायकों का खुलासा हुआ जिन्होंने इस चमत्कार को संभव बनाया। पहले स्थान पर होहेनहाइम शीर्ष पर था। उसके बाद दूसरे स्थान पर ग्यूरागियो बच्चेरागा था। लवगुड मर्लिनी ने तीसरा और डोलोरेस लूनक्वो वादिस ने चौथा स्थान हासिल किया। 5वें से 7वें स्थान पर बास्करविले के 3 जुड़वां बच्चे रहे। व्यकर ने 8वां और सिंक्लेयर ने 9वां स्थान हासिल किया, जबकि ग्रेनुएल डे लेवथान ने 10वें स्थान पर सूची पूरी की। व्यकर ने हाथ जोड़े और चमकती आंखों वाले 3 जुड़वां बच्चों ग्रेनुएल और सिंक्लेयर की कल्पना करना शुरू कर दिया। प्रथम वर्ष के इस समूह का शीर्ष 10 में प्रवेश, और यह कि वे सभी अकादमी के छात्र थे जिन्होंने मैडम के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, सभी को आश्चर्यचकित कर गया। इसके अलावा जांच के बाद ये पुष्टि हुई कि मैडम एक एस श्रेणी की इकाई थी। ऐसे समय में जब मैदान पर नजर रखने वाली अतिरिक्त आंखें भी सिस्टम के अत्यधिक भार के कारण बंद हो गई थीं। ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि 10 छात्र, जिनकी अधिकतम शक्ति बमुश्किल चौथे चक्र के स्तर या निम्न स्नातक रैंक तक पहुंच पाई थी, एक एस श्रेणी के राक्षस का शिकार करने में कामयाब रहे। व्याकिर को मैडम और दुष्ट आंखों वाले राक्षस के विरुद्ध अपनी रणनीति याद आने लगी। कई संदेह उठे, लेकिन छात्रों ने एकमत होकर अपनी बात रखी। जमीन फट गई, जिससे एक क्षणिक अवसर पैदा हुआ और उनके हमले सीधे उसकी कमजोरियों पर लगे, क्योंकि मैडम की उपस्थिति को सिस्टम की एक त्रुटि माना गया। केवल आधिकारिक निष्कर्ष जो स्थापित किया जा सका वह ये था कि हार एक भाग्यशाली संयोग के कारण हुई थी। ब्लू वेल ने अपना सिर नीचे किया और उदास भाव से जमीन को देखने लगा। वह मंच के ऊपर खड़ा था और उसके सामने छात्र थे। ब्लू वेल ने अफसोस और उदासी से भरे चेहरे के साथ वादा किया कि वह टूर्नामेंट के अंत तक अपना कर्तव्य निभाएगा और फिर मैजिक टॉवर के लॉर्ड के पद से इस्तीफा दे देगा। जादू टॉवर के लॉर्ड और टूर्नामेंट के सर्वोच्च अधिकारी, जिन्हें व्हाइट बियर्डेड ब्लू वेल के नाम से जाना जाता है, ने अफसोस और उदासी से भरे चेहरे के साथ सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और मामला सुलझने लगा। कुछ घंटों बाद रात हो गई। किसी ने बियर का जग उठाया और सिंक्लेयर और बेकर के शीर्ष 10 में जगह बनाने के सम्मान में टोस्ट बनाने का फैसला किया। ये ट्यूडर था। वह खड़ा हुआ और मुस्कुराने लगा। जो लोग बैठे थे वे चुपचाप उसे देखने लगे। बूट कैंप के वैरांगियन छात्रों का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उनकी आंखें भ्रम से चमकने लगीं। बियांका ने अपनी बाहें पार कीं और घबराए हुए भाव से ट्यूडर को समझाया कि अभी इसके लिए समय नहीं है और उसे बैठने के लिए कहा। ट्यूडर कुछ उलझन में पड़ गया। उसकी ओर मुड़ा और एक बनावटी मुस्कान के साथ सोचा कि वह सही कह रही थी, जबकि सांचो की आंखें शांति से चमक रही थीं। उसने उनकी ओर मुड़कर बताया कि हालांकि वे सभी इस अराजक स्थिति से सुरक्षित और स्वस्थ लौटने में कामयाब रहे, जिसने उनकी जान को खतरे में डाल दिया था, लेकिन एक एस क्लास प्राणी का सामना करने मात्र से ही उन्हें एक गहरा आघात पहुंचा, जिसने उन्हें परेशान कर दिया। उनसे ज्यादा दूर नहीं, दूसरी मेज पर लवगुड मर्लिनी के दोस्त बैठे थे। उनमें से एक ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और रोने लगी। ये देखकर चिंतित नजरों से दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे दिलासा देने की कोशिश की। सांचो ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। फिर उसने बियर का जग पकड़ा और पूछा कि मैडम के खिलाफ लड़ने वाले वीरों के सम्मान में उन्हें अपने गिलास क्यों नहीं उठाने चाहिए। हमारे लड़के ने कोई भावना नहीं दिखाई और चुप रहा। दूसरी तरफ सिंक्लेयर की आंखें खुशी से भर आईं और वह खुद को शर्माने से नहीं रोक सकी। सबने अपने मग पकड़े और टोस्ट किया। सांचो और बाकी लोगों ने सिंक्लेयर और विकिर को बधाई दी, क्योंकि यह वाकई प्रभावशाली था कि प्रथम वर्ष के 2 छात्रों ने समग्र रैंकिंग में 8वां और 9वां स्थान हासिल किया। जब वे विचलित थे, मैजिक टावर अकादमी की वर्दी पहने एक छात्र उनके पास आया और खांसने लगा। ये सुनकर सिंक्लेयर का ध्यान उनकी ओर गया और उसकी आंखें जिज्ञासा से भर आईं। वे मैजिक टावर के 2 छात्र थे। उनमें से एक ने अपना सिर छूना शुरू कर दिया, ये पुष्टि करने के बाद कि वे विकिर और सिंक्लेयर हैं।
उसने गंभीर नजरों से उन्हें टूर्नामेंट में पहले उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया, क्योंकि उसने सोचा कि कम से कम उन्हें नमस्कार तो करना चाहिए। सिंक्लेयर उनकी ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए कहा कि उसे ये देखकर खुशी हुई कि उन्हें कोई चोट नहीं आई। विकिर चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा। छात्र ने अपना माथा छूना शुरू किया, अपनी उंगली से उनकी ओर इशारा किया और गंभीर भाव से बताया कि वह थोड़ा हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे, आम लोग होने के नाते, जिन्हें शायद पर्याप्त शिक्षा भी नहीं मिली होगी, कुलीनों को बचा सकते हैं। ये सुनकर सिंक्लेयर की आंखें भ्रम से चौड़ी हो गईं। उसे नहीं पता था कि यह आदमी पागल है या नहीं, जबकि दूसरी ओर हमारे लड़के ने उसकी ओर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। किसी ने जबरदस्ती मेज पर हाथ रख दिया। वह बियांका थी। उसने छात्र का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से से चमकती आंखों में उससे पूछा कि उसने अभी क्या कहा था और क्या किसी को बचाने के लिए उसकी पृष्ठभूमि मायने रखती है। छात्र अपने दांत भींचने और गुस्से से भर जाने से खुद को नहीं रोक सका। वह घबरा गया और घबराहट भरे भाव से समझाया कि यह एक गलतफहमी थी। उसका बस इतना ही कहना था कि आम लोग होने के नाते शायद उनके लिए ये ज्यादा मुश्किल रहा होगा। सांचो ने बियांका की बाहों को पकड़ा और उसे शांत होने को कहा, जिससे उसने छात्र को छोड़ दिया। उन्हें राहत मिली और वे बिना पीछे देखे वहां से भागने लगे। बियांका और भी ज्यादा गुस्से से भर गई और उसने सांचो से उसे जाने देने के लिए कहा, क्योंकि उसके अनुसार वे लोग बचाए जाने के लायक भी नहीं थे। सिंक्लेयर के अलावा किसी ने भी छात्र की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, जो उदास भाव से जमीन की ओर देखने लगा। वाकिर का ध्यान उस पर केंद्रित था। उसे एहसास हुआ कि जब मूल विषय का जिक्र हुआ था तो उसने बहुत उदास होकर प्रतिक्रिया दी थी। यह असामान्य था, क्योंकि आमतौर पर वह खुशनुमा शब्दों से माहौल को खुश कर देती। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। पिग्गी ने आंखें बंद कर लीं, सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए ताली बजाई और मुस्कुराते हुए विषय बदलने का फैसला किया। उसे याद आया कि टूर्नामेंट का पहला दौर समाप्त हो चुका था और दूसरा दौर केवल उन लोगों के लिए था जो पहले दौर के शीर्ष 10 में थे। जब उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं, उसने 2 उंगलियां दिखानी शुरू कर दीं, जिससे पता चला कि दूसरा दौर प्रशिक्षु प्रणाली के अनुकूल होने के बारे में था। 10 छात्र शाही परिवार और साम्राज्य के 7 बड़े घरों में मिशन और खोज पूरी करने जाएंगे, और ऐसा करके उन्हें 4 विश्वविद्यालयों द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित कलाकृतियां प्राप्त होंगी। वाकिर की आंखें गंभीरता से चौड़ी हो गईं। बियांका ने ट्यूडर के कंधे पर हाथ रखा, अपनी उंगली से खुद की ओर इशारा किया और उत्सुकता से कहा कि निष्पक्षता पर विवाद से बचने के लिए ये प्रथा है कि जिस परिवार से संबंध रखते हैं उसी का मिशन न चुना जाए। उदाहरण के लिए, उसे दिव्य धनुष परिवार का मिशन नहीं मिल सकता था, और ट्यूडर को सनस्पियर परिवार का मिशन नहीं सौंपा जाएगा। ट्यूडर ने अपनी बाहें क्रॉस करके सिर हिलाया और समझाया कि चूंकि वाकिर और सिंक्लेयर किसी भी घराने से नहीं थे, इसलिए इसका उन पर कोई असर नहीं पड़ता। ये सुनकर सिंक्लेयर अपनी मुट्ठी कसकर बंद करने से खुद को रोक नहीं पाए। हमारे लड़के का ध्यान, जिसने अपनी बाहें क्रॉस करके रखी थीं, उस पर केंद्रित था, जिससे बियांका ने अपनी उंगली उठाकर बताया कि एक बात है जिसका उन्हें पूरी तरह पालन करना होगा। उसने उन्हें सलाह दी कि वे बास्करविले परिवार को कभी न चुनें। इस घराने से मिशन पाने वाले ज्यादातर छात्र उन्हें पास भी नहीं कर पाए थे, और ऐसी किंवदंतियां भी हैं कि कुछ छात्र इन मिशनों को पूरा करने के बाद कभी वापस नहीं लौटे। वाकिर चुप रहा और सोचने लगा, जबकि दूसरी तरफ सिंक्लेयर की आंखें चिंता से भर गईं। बियांका ने अपने हाथ जोड़े, और उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। उसने मुस्कुराते हुए पूछा कि वे कौन सा घर चुनेंगे। वाकिर ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अगले दिन, जैसे ही सूरज ढल रहा था, ट्रेन चल पड़ी। एक डिब्बे में हमारा लड़का एक लिफाफा लिए बैठा था। ये लिफाफा आयरन स्वॉर्ड परिवार का था, और उसके अंदर एक बेहद मुश्किल मिशन के निर्देश थे।
वाकिर चुपचाप पत्र की सामग्री पढ़ने लगा और उसकी आंखें चमकने लगीं क्योंकि उसे अब भी याद था कि जब उसने ये चुना था तो उनके भाव क्या थे। वह जानता था कि हालांकि अंदरूनी तौर पर स्थिति अलग हो सकती है, लेकिन जनता के मन में बास्करविले के बारे में गहरी धारणाएं थीं। बियांका ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लिया और खुद को गुस्से से भर लिया, जबकि ट्यूडर और बाकी लोग सदमे में थे क्योंकि उन्हें पता था कि वे खून के नशे में पागलों का परिवार हैं। वाकिर ने अपना हाथ सीट पर रखा और चुपचाप उस परिदृश्य का मनन करने लगा। ये दूसरे दौर का मिशन, 7वें शव, डेकार्बिया का सामना करने का आखिरी रास्ता था। अगर वह स्क्रॉल पर ह्यूगो की मुहर पा लेता तो सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन उससे पहले उसे कुछ जांचना था। हमारे लड़के ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और फिर एक और पत्र निकाला। वाकिर उसे ध्यान से देखने लगा। यह वही पत्र था जो ह्यूगो ने उसे दिया था, जिसमें तलवारबाज बनने के निर्देश थे। चाहे उसने इसके बारे में कितना भी सोचा हो, वह इसे समझ नहीं पाया। अगर ह्यूगो ने अपनी शक्ति खोज ली होती तो ये बात समझ में आती, लेकिन उसे यकीन था कि ऐसा नहीं है। वाकिर ने अपना हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखा और ह्यूगो की कल्पना करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ह्यूगो ने उसकी मदद क्यों की, जबकि वह जानता था कि वह झूठ बोल रहा है। समय पर लौटने के बाद ह्यूगो के विचारों को समझना और भी मुश्किल हो गया था। वाकिर ने अपना सिर घुमाया और उसकी आंखें गंभीरता से चमकने लगीं। इसकी बदौलत वह सर्वोच्च लोक तक पहुंच पाया था, लेकिन उसे लगा कि उसके इरादे जानने के लिए उसे इसे देखना होगा। वाकिर जब ह्यूगो के कार्यालय गया तो उसकी आंखें भ्रम और भय से चौड़ी हो गईं। ह्यूगो अब एक अलग ही इंसान लग रहा था। उसने चोटी बना रखी थी, हाथ जोड़े हुए थे और अपने बेटे को दोबारा देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। हमारा बेटा कुछ उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। एक जिज्ञासु भाव के साथ वाकिर ने पूछा कि ह्यूगो का ये रूप क्यों है। मुस्कुराते हुए ह्यूगो ने उसकी चोटी पकड़ी और बताया कि यह खूबसूरत गांठ पोमेरियन ने बनाई थी, और यह घोषित किया कि वह निस्संदेह बास्करविले परिवार की एक और प्रतिभाशाली लड़की थी। वाकिर ने गौर से देखा और पाया कि ह्यूगो का कार्यालय बदल गया था। अब वह पोमेरियन के खिलौनों से भरा हुआ था। ह्यूगो ने बताया कि पोमेरियन वाकिर का इंतजार कर रही थी, लेकिन चूंकि वह बहुत नींद में थी, इसलिए बैरिमो उसे सुलाने के लिए ले गई। ह्यूगो की आंखें खुशी से चमकने लगीं क्योंकि वह जानता था कि हालांकि पोमेरियन इन चीजों का आनंद लेने की उम्र पार कर चुकी थी, लेकिन उसके दादा होने के नाते वह अपनी पोती को चाहता था, जो छोटी उम्र में बुनियादी चीजों का भी आनंद नहीं ले पाती थी। इस तरह के अनुभव पाने के लिए वाकिर जमीन की ओर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने लिफाफा मेज पर रख दिया और बताया कि उसे ह्यूगो का ओसिरिस के जरिए भेजा गया पत्र मिल गया है। ह्यूगो का ध्यान उस पर लगा हुआ था। वाकिर लिफाफा खोल चुका था। हमारे लड़के ने सिर झुकाया और ह्यूगो से पूछा कि उसे कब एहसास हुआ कि वह अपनी शक्ति छिपा रहा है। ह्यूगो ने आंखें बंद कीं और बताया कि सर्वोच्च लोक में पहुंचने पर ऐसी चीजें देखना संभव है जो आम लोग नहीं देख सकते। उसने मेज पर हाथ रखा और बताया कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें बिना देखे भी इंद्रियों से महसूस किया जा सकता है। वह जानता था कि वाकिर को इस बात का एहसास है। वाकिर को अपना अतीत याद आने लगा और वह अपने विचारों में डूब गया। उसे अपनी नफरत, तिरस्कार और बदले की प्यास याद आ गई और वह सोचने लगा कि क्या ह्यूगो ने चुपचाप देखा था कि उसकी बढ़ती शक्ति कहाँ जा रही है। जब वाकिर का ध्यान भटक रहा था, ह्यूगो ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। हमारे लड़के की आंखें उत्सुकता से चौड़ी हो गईं। ह्यूगो ने प्रसन्न भाव से बताया कि वह इतना विचलित था कि अब तक उसे ध्यान ही नहीं आया। उसने बताया कि वाकिर ने जो वर्दी पहनी थी वह उस पर बहुत जंच रही थी और पूछा कि क्या अकादमी में जिंदगी मजेदार है। वाकिर सदमे में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हमारा लड़का चुप रहा और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई।
रात हो चुकी थी और वाकिर खुश हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि अब तक उसने उसे हमेशा एक शिकारी कुत्ते की नज़र से, एक मालिक और एक परिवार के सदस्य की नज़र से एक कुलपिता माना था। लेकिन आज पहली बार ह्यूगो वाकिर को अपने बेटे की तरह देख पाया और उसे ये बहुत पसंद आया। यह वीडियो समाप्त होता है।